बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हमारा टॉपिक है परपेचुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड, यानी जो परपेचुअल इंजंक्शन है वो कब ग्रांट की जाती है, कौन सी सिचुएशंस में ग्रांट की जाती है। इसके हम सब क्लासेस पढ़ेंगे फ्रॉम ए टू ई, जिसमें बताया गया है कि अगर इस टाइप की सिचुएशन होती है तो कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर देगी। सेक्शन 53 में हमने परपेचुअल इंजंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि परपेचुअल इंजंक्शन दोनों पार्टीज की मौजूदगी में सूट की मेरिट पे ग्रांट की जाती है और डिफेंडेंट को परपेचुअली नसीहत की जाती है, हुक्म दिया जाता है कि वो प्लेंटिफ के राइट्स की रिस्पेक्ट करे और डिफेंडेंट ऐसे काम ना करे जो कि प्लेंटिफ के राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। तो वो तो हो गई डेफिनेशन। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि परपेचुअल इंजंक्शन कौन सी सिचुएशंस में ग्रांट की जाती है। सेक्शन 54 कहता है परपेचुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड, ए परपेचुअल इंजंक्शन मे बी ग्रांटेड टू द प्लेंटिफ to prevent the breach of an obligation existing in his favor whether expressly or by implication। यानी परपेचुअल इंजंक्शन प्लेंटिफ की फेवर में ग्रांट की जाती है ताकि उसके राइट्स की जो ब्रीच हो रही है उसको उससे बचाया जाए, प्रिवेंट किया जाए। ऑब्लिगेशन यानी राइट्स या फिर अगले बंदे की ड्यूटी कि वो उसके राइट की रिस्पेक्ट करे। तो परपेचुअल इंजंक्शन प्लेंटिफ की फेवर में ग्रांट की जाती है ताकि उसके राइट्स को ब्रीच होने से बचाया जाए और वो जो उसके राइट्स हैं वो उसके एक्सप्रेसली भी हो सकते हैं और बाय इम्प्लीकेशन भी हो सकते हैं। When any such obligation arises from contract, the court shall be guided by the rules and provisions contained in Chapter 2। इसमें कहता है कि जब ये ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रहे हैं तो कोर्ट इस टाइप की सिचुएशन का जो डिसीजन है वो चैप्टर 2 में दिए गए रूल्स और प्रोविजंस के तहत करेगी। यानी जो हमने चैप्टर 2 पढ़ा था सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 13 तक, अगर किसी के राइट्स वायलेट हो रहे हैं और वो राइट्स कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं तो कोर्ट उसका डिसीजन चैप्टर 2 में दिए गए रूल्स और प्रोविजंस के तहत देगी। When the defendant invades or threatens to invade plaintiff's right to or enjoyment of property, the court may grant a perpetual injunction in the following cases, namely जहां पर डिफेंडेंट प्लेंटिफ के राइट को इन्वेड करे या इन्वेड करने की धमकी दे या फिर उसकी प्रॉपर्टी को एंजॉयमेंट से इन्वेड करे या इन्वेड करने की धमकी दे, तो नीचे वाले केसेस में कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट करेगी। अब ये नीचे वाले सारे केसेस हैं फ्रॉम ए टू ई, सो इनको एक एक करके इलस्ट्रेशन के साथ पढ़ते हैं। ए में कहता है वेयर द डिफेंडेंट इज ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द प्लेंटिफ, जहां पर डिफेंडेंट किसी की प्रॉपर्टी का ट्रस्टी हो तो ऐसी सिचुएशन में भी परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट की जाएगी। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ए ट्रस्टी थ्रेटन्स ए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हिज को ट्रस्टीज इफ एनी should and his beneficial owners may sue for an injunction to prevent the breach। अब अगर एक ट्रस्टी है किसी प्रॉपर्टी का, यानी उसके पास किसी और की प्रॉपर्टी है संभालने के लिए, तो अगर वो बंदा उस प्रॉपर्टी को ब्रीच करता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है या उस ट्रस्ट को ब्रीच करने की धमकी देता है, तो उसके जो को ट्रस्टीज हैं या फिर बेनिफिशियल ओनर्स हैं, जो उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी के बेनिफिशियल ओनर्स हैं जिनके लिए ये ट्रस्टी उस प्रॉपर्टी की केयर कर रहा है, वो को ट्रस्टीज या बेनिफिशियरी इसके खिलाफ इंजंक्शन ले सकते हैं ताकि ये इस ट्रस्ट को ब्रीच ना कर सके। तो इस सिचुएशन में वो परपेचुअल इंजंक्शन ले सकते हैं, बेनिफिशियरी भी और को ट्रस्टीज भी। दूसरा एग्जांपल है ए ट्रस्टी फॉर बी इज अबाउट टू मेक एन इम्प्रूडेंट सेल ऑफ ए स्मॉल पार्ट ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी, बी मे सू फॉर एन इंजंक्शन टू रेस्ट्रेन द सेल इवन दो कंपनसेशन इन मनी वुड हैव अफोर्डेड हिम एन एडिक्वेट रिलीफ। अब इसमें कह रहा है कि ए एक ट्रस्टी है बी की प्रॉपर्टी का। अब ए उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है बिल्कुल ही कम कीमत में, यानी इम्प्रूडेंट सेल कर रहा है। तो बी जो के बेनिफिशियरी है, जिसकी प्रॉपर्टी है, वो इस ट्रस्टी को रोक सकता है, परपेचुअल इंजंक्शन ले सकता है उसके खिलाफ उस सेल को रोकने के लिए। और भले ही अगर यहाँ पर बेनिफिशियरी को पैसे दिए जाएं और पैसे उसके लिए एडिक्वेट रिलीफ हो, फिर भी वो उस ट्रस्टी को रोक सकता है, उसके खिलाफ परपेचुअल इंजंक्शन ले सकता है। अब जो ट्रस्टी होता है जिसके केयर में कोई प्रॉपर्टी होती है, उसकी ये ड्यूटी होती है कि वो हमेशा ऐसी सेल करे जिससे बेनिफिशियरी को फायदा हो, यानी प्रूडेंट सेल करे।
तो अगर ट्रस्टी कोई इम्प्रूडेंट सेल करता है यानी ऐसी सेल करता है जिससे बेनिफिशियरी को नुकसान होता है, तो इस टाइप की सिचुएशन में बेनिफिशियरी उसके खिलाफ परपेचुअल इंजंक्शन ले सकता है। भले ही बेनिफिशियरी को अगर पैसे दिए जाएं उसके खिलाफ, यानी अगर ट्रस्टी ने वो प्रॉपर्टी सेल कर दी, इम्प्रूडेंट सेल कर दी, यानी ऐसी सेल कर दी जिससे बेनिफिशियरी को नुकसान हो, और बाद में वो ट्रस्टी उसको कंपनसेशन भी देने को तैयार हो कि जो आपका नुकसान हो रहा है मैं आपको ये वो नुकसान दे रहा हूँ, फिर भी बेनिफिशियरी उस ट्रस्टी के खिलाफ इंजंक्शन ले सकता है। भले ही उसको जो पैसे दिए जाएं वो उसके लिए मुनासिब रिलीफ हो बेनिफिशियरी के लिए, फिर भी वो ट्रस्टी के खिलाफ परपेचुअल इंजंक्शन ले सकता है। अब बी में ये कहता है वेयर देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर असरटेनिंग द एक्चुअल डैमेज काज्ड आर लाइकली टू बी काज्ड बाय द इन्वेजन। इसमें ये कहता है कि जहां पर एक्चुअल डैमेज हुआ हो या होने वाला है, उसका पता ना चल सके या असरटेन ना कर सकें कि कितना नुकसान हुआ है या होने वाला है इसके इन्वेजन से या इसके हमले से या इसके एक्ट से। अब इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर ए एक वकील है और उसके पास उसके क्लाइंट के कुछ पेपर्स हैं, या फिर अगर आप ये कह लो कि उसके पास उसके क्लाइंट के कुछ वीडियोस हैं। ए जो वकील है वो अपने क्लाइंट को धमकी देता है कि मुझे इतने पैसे दो वरना मैं आपके ये वीडियोस या पेपर्स पब्लिक कर दूंगा या फिर किसी स्ट्रेंजर को दे दूंगा। तो इस सिचुएशन में बी जाके कोर्ट में उस वकील के खिलाफ परपेचुअल इंजंक्शन ले सकता है कि इस वकील को रोका जाए कि ये मेरे पेपर्स या ये मेरे वीडियोस लीक ना करे। वकील और क्लाइंट के बीच में जो रिश्ता होता है, वो क्लाइंट अपनी सारी बातें वकील को बता देता है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या सारे वीडियोस हैं वो उस तक शेयर कर देता है। अगर ऐसी सिचुएशन में वो वकील उसको ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं आपको ये पब्लिक कर दूंगा या किसी स्ट्रेंजर को शेयर कर दूंगा, तो इस टाइप की सिचुएशन में परपेचुअल इंजंक्शन वो क्लाइंट ले सकता है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर ये असरटेन नहीं किया जा सकता, ये पता नहीं लगाया जा सकता कि अगर वकील ये वीडियोस या ये पेपर्स पब्लिक कर देता है तो क्लाइंट को कितना नुकसान होगा। तो यहाँ पर कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है जिससे ये पता लगाया जा सके कि एक्चुअल डैमेज कितना होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये पता नहीं लगाया जा सके कि एक्चुअल डैमेज कितना होगा, तो इस टाइप की सिचुएशन में कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर देगी। अब दूसरा भी इस टाइप का मिसाल है कि ए एक डॉक्टर है और बी उसका पेशेंट। अब बी को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, पता उसके डॉक्टर को होता है, और वो जो मेडिकल एडवाइजर है, डॉक्टर है, वो बी से इलीगल डिमांड करता है पैसों की कि मुझे पैसे दे दो वरना मैं आपके इस कम्युनिकेशन को जो आपने मेरे से बातें की हैं या जो आपको बीमारी है वो मैं आपकी दूसरों को बता दूंगा या स्ट्रेंजर को बता दूंगा। यहाँ पर ए जो काम कर रहा है वो उसकी ड्यूटी के खिलाफ है। तो इस टाइप की सिचुएशन में बी कोर्ट में जाके उसके खिलाफ परपेचुअल इंजंक्शन ले सकता है ताकि ये वो काम ना करे जो ये करने जा रहा है, यानी इसकी बीमारी पब्लिक करने जा रहा है, दूसरों को बताने जा रहा है। तो ये भी वैसी सिचुएशन है, यहाँ पर एक्चुअल डैमेज का पता नहीं लगाया जा सकता कि इसको कितना नुकसान होगा। अब सी में कहता है वेयर द इन्वेजन इज सच दैट कंपनसेशन इन मनी कुड नॉट अफोर्ड एडिक्वेट रिलीफ। इसमें यह कहता है कि जहां पर इन्वेजन की सूरत में जो कंपनसेशन पैसों में दिया जाए वो एडिक्वेट रिलीफ ना हो, मुनासिब रिलीफ ना हो। यानी अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है, कोई गलत एक्ट किया है और उस गलत एक्ट के बदले अगर वो पैसों में कंपनसेशन भी देता है तो वो मुनासिब रिलीफ ना हो प्लेंटिफ के लिए, तो इस टाइप की सिचुएशन में भी वो परपेचुअल इंजंक्शन ले सकता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक जूस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो कोल्ड ड्रिंक कंपनी के साथ एंगेज होना चाहते हैं। अब अगर कोई भी शेयर होल्डर है वो उनको रोकने के लिए परपेचुअल इंजंक्शन ले सकता है। अब मिसाल के तौर पर किसी ने उस जूस कंपनी के शेयर्स इसलिए लिए थे कि ये जो जूस कंपनी है ये लोगों की हेल्थ के लिए सही है, यानी इससे कोई भी नुकसान नहीं होता, इसलिए उसने जूस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे। लेकिन अब वो कंपनी जूस कंपनी कोल्ड ड्रिंक कंपनी के साथ इंगेज होना चाहती है। अब वो शेयर होल्डर समझते हैं कि ये जो कोल्ड ड्रिंक है ये लोगों की सेहत के लिए नुकसानदेह है और हमने इसलिए इस जूस कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदे थे कि वो कोल्ड ड्रिंक कंपनी के साथ मिल जाए। तो यहाँ पर कोई भी शेयर होल्डर उस कंपनी को रोकने के लिए इंजंक्शन ले सकता है उसके खिलाफ। अब अगर यहाँ देखा जाए तो अगर उन शेयर होल्डर्स को पैसों में कंपनसेशन भी दिया जाए
तो वो उनके लिए एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा, क्योंकि अगर उन शेयर होल्डर्स को पैसे भी दिए जाएं कंपनसेशन में और फिर वो उनको ना रोकें और वो जूस कंपनी, कोल्ड ड्रिंक कंपनी के साथ मिल जाए, तो वो कोल्ड ड्रिंक तो लोगों की सेहत के लिए वही हानिकारक होगी। तो यहाँ पर पैसों में कंपनसेशन जो दिया गया वो उनके लिए एडिक्वेट रिलीफ नहीं है। अब इसका हम एक दूसरा मिसाल पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर एक हिंदू फैमिली के मेंबर्स हैं ए, बी और सी। अब ए क्या करता है, उस हिंदू फैमिली का एक पुराना टिम्बर होता है जो कि उनकी फैमिली की निशानी है, उसको काट देता है और उस हाउस का भी कुछ पार्ट डिस्ट्रॉय कर देता है या डिस्ट्रॉय करने की धमकी देता है। और उस फैमिली के जो यूटेंसिल्स हैं, पुराने बर्तन हैं जो कि उस फैमिली की निशानी है, वो भी सेल करने की उनको धमकी देता है। अब यहाँ पर बी और सी ए के खिलाफ परपेचुअल इंजंक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो अगर बी और सी को इसके बदले कंपनसेशन दिया जाए, पेक्यूनरी कंपनसेशन, पैसों में कंपनसेशन दिया जाए, फिर भी उनके लिए वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा, क्योंकि वो जो बर्तन बेचने जा रहा है वो उनकी फैमिली की निशानी है। अगर वो बेच दिए तो उसके बदले अगर कंपनसेशन भी दिया जाए तो वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, क्योंकि उस जैसे बर्तन अब उनको नहीं मिलने, क्योंकि वो 400 साल या 500 साल पुराने बर्तन हैं। या फिर टिम्बर उनके घर की निशानी है, या फिर उनका जो पुराना हाउस है वो अगर उसने डिस्ट्रॉय कर दिया तो उस जैसा अब नहीं बन सकता। अगर उनको पैसों में कंपनसेशन दिया भी जाए तो वो उनके लिए पेक्यूनरी कंपनसेशन नहीं होगा। इस तरह अगर मैं आपको दूसरा मिसाल दूं, मिसाल के तौर पर आपके पास एक मशहूर पेंटर की पेंटिंग है जो कि अब पेंटर वो मर चुका है, और मैं आपकी वो पेंटिंग चोरी करता हूं या चोरी करने की धमकी देता हूं या उस पेंटिंग को डिस्ट्रॉय करने की आपको धमकी देता हूं, तो यहाँ पर आप मेरे खिलाफ परपेचुअल इंजंक्शन ले सकते हो। क्योंकि अगर एक बार मैंने उस पेंटिंग को सेल कर दिया या खत्म कर दिया, तो अगर मैं आपको उसके बदले पेक्यूनरी कंपनसेशन भी दूं, पैसों में कंपनसेशन भी दूं, तो वो आपके लिए एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा, क्योंकि आप उस जैसी पेंटिंग वापस नहीं ला सकते, क्योंकि वो पेंटर ही मर चुका है। तो सी में ये कहता है कि अगर इस टाइप की सिचुएशन है जहां पर अगर उस गलत एक्ट के बदले कोई पैसों में कंपनसेशन भी दिया जाए और वो कंपनसेशन भी एडिक्वेट रिलीफ ना हो, मुनासिब रिलीफ ना हो, तो इस टाइप की सिचुएशन में भी कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर देगी। और डी में कहता है वेयर इट इज प्रोबेबल दैट पेक्यूनरी कंपनसेशन कैन नॉट बी गॉट फॉर द इन्वेजन, जहां पर इस टाइप की हरकत हो रही हो जिसके बदले पैसे नहीं लिए जा सकते। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर ए अननेसेसरी नॉइस कर रहा है, बेल्स को रिंग कर रहा है बार बार, और उसके साइड में बी का घर है जो कि मटेरियली और फिजिकली उसका कंफर्ट डिस्टर्ब हो रहा है उस शोर की वजह से। तो यहाँ पर बी ए के खिलाफ परपेचुअल इंजंक्शन ले सकता है कि उसके नॉइस को रोका जाए जो ए कर रहा है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर बी को यहाँ पर पैसे भी दिए जाएं, फिर भी वो इन पैसों के बदले फिजिकली या मेंटली कंफर्ट नहीं ले सकता, क्योंकि अगर वो उसको कहता है कि आप ये कंपनसेशन लो और मैं ये शोर करता रहूंगा, तो उसको यहाँ पर फिजिकली और मेंटली कंफर्ट नहीं मिलेगा। तो इस टाइप की सिचुएशन में अगर कोई परपेचुअल इंजंक्शन लेने जा रहा है तो उसको परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट की जाएगी, जहां पर ऐसी हरकत हो रही है जिसके बदले पैसे नहीं लिए जा सकते। यानी अगर कोई शोर कर रहा है तो उसको ये नहीं किया जा सकता कि आप मुझे पैसे दो भले ही शोर करो। और दूसरा भी इस टाइप का मिसाल है कि मिसाल के तौर पर ए कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे बहुत सारा स्मोक हो रहा है, जिससे एयर खराब हो रही है, एयर पॉल्यूशन हो रही है, और उसके साइड में बी और सी का फिजिकल कंफर्ट बर्बाद हो रहा है जो उसके साइड में रहते हैं या कोई बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पर बी और सी ए को ये पॉल्यूशन रोकने के लिए परपेचुअल इंजंक्शन ले सकते हैं, परपेचुअल इंजंक्शन के लिए सू कर सकते हैं। फिर हमारा ई में कहता है वेयर इंजंक्शन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द मल्टीपलिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जहां पर ज्यादा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए इंजंक्शन जरूरी हो, वहां पर भी इंजंक्शन कोर्ट ग्रांट कर देगी। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर ए की एक लैंड है और उस लैंड पे सिर्फ ए का राइट है, और जो नाइबर विलेज है उसके जो लोग हैं वो उस लैंड से अपना राइट क्लेम करते हैं कि हमारा राइट है कि हम इस लैंड से आ जा सकते हैं, हालांकि उनका कोई राइट नहीं होता। ए क्या करता है, कोर्ट में जाता है और उनके खिलाफ डिक्लेरेटरी डिक्री ले आता है, और कोर्ट उसको डिक्लेरेटरी डिक्री ग्रांट कर देती है कि इस जमीन पे सिर्फ ए का राइट है, दूसरे गांव वालों का या दूसरे किसी भी पर्सन का कोई भी राइट नहीं है कि इस लैंड को यूज कर सके।
अब कोर्ट ए को ये डिक्लेयर कर देती है कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ एक की है। उसके बावजूद भी जो गांव वाले हैं उस रास्ते से गुजरते हैं। तो अगर ए जो है एक एक को रोकता है कि यहाँ से नहीं गुजरो, अगर अलग अलग जाएगा कोर्ट में कि ए ने हमें ऑब्स्ट्रक्ट किया है, हमारा रास्ता रोका है, तो ये मल्टीपलिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी, यानी सारे गाँव वाले अलग अलग कोर्ट में उसके खिलाफ जाएंगे। तो इस टाइप की सिचुएशन में कोर्ट में ये मल्टीपलिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी, यानी एक ही बंदे के खिलाफ ज्यादा प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी। तो इससे बचने के लिए कोर्ट एक तो उसको डिक्लेरेटरी डिक्री ग्रांट कर देगी कि ये जमीन सिर्फ एक की है, और उसके अलावा परपेचुअल इंजंक्शन भी ग्रांट कर देगी ए को सारे गांव वालों के खिलाफ के इस जमीन पे किसी का भी राइट नहीं है, सबको हमेशा के लिए रोका गया है कि कोई भी इसकी जमीन से ना आए। ई में ये कहता है कि जहां पर मल्टीपलिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए इंजंक्शन जरूरी हो तो वहां पर भी परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट की जाती है। अब इस सारे टॉपिक का हम क्विक रिव्यू करते हैं कि फॉलोइंग केसेस में परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट की जा सकती है। जहां पर डिफेंडेंट ट्रस्टी हो, यानी अगर कोई भी डिफेंडेंट किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रस्टी है और वो ट्रस्टी कोई इम्प्रूडेंट सेल कर रहा है या ट्रस्ट को ब्रीच कर रहा है, तो इस टाइप की सिचुएशन में कोर्ट प्लेंटिफ को परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर देगी। दूसरे में कहता है कि जहां पर एक्चुअल डैमेज असर्टेन ना किया जा सके, यानी डिफेंडेंट कोई एक्ट करने वाला है और उस एक्ट से जो प्लेंटिफ को नुकसान होगा उसको असर्टेन नहीं किया जा सकता कि उसको कितना नुकसान होगा। और थर्ड में कहता है कि जहां पर मनी इज नॉट एडिक्वेट रिलीफ, कि अगर प्लेंटिफ को पैसे भी दिए जाएं तो वो पैसे भी उसके लिए एडिक्वेट रिलीफ ना हो। जैसे मैंने आपको पेंटिंग का मिसाल दिया, अगर आपके पास किसी मशहूर पेंटर की पेंटिंग है और वो पेंटर मर चुका है और अगर मैं आपकी ये पेंटिंग डिस्ट्रॉय करने वाला हूं, तो आप यहाँ मेरे खिलाफ परपेचुअल इंजंक्शन ले सकते हो। अगर आपको इस पेंटिंग के बदले पैसों में कंपनसेशन भी दिया जाए तो वो आपके लिए एडिक्वेट रिलीफ ना होगा। इस टाइप की सिचुएशन में आप परपेचुअल इंजंक्शन ले सकते हो। और फोर्थ में कहता है कि पेक्यूनरी कंपनसेशन कैन नॉट बी गॉट फॉर द इन्वेजन, यानी जहां पर कोई ऐसी हरकत हो रही है जहां पर पैसों में कंपनसेशन नहीं लिया जा सकता, यानी अगर कोई पॉल्यूशन कर रहा है या नॉइस कर रहा है, तो इस टाइप की सिचुएशन में आप अगर पेक्यूनरी कंपनसेशन लेते भी हो, पैसों में कंपनसेशन लेते भी हो, फिर भी आपको फिजिकली या मेंटली कंफर्ट नहीं मिलेगा। तो इस टाइप की सिचुएशन में भी परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट की जाएगी। और फिफ्थ में कहता है प्रिवेंट द मल्टीपलिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जहां पर कोर्ट मल्टीपलिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए इंजंक्शन की जरूरत हो तो वहां पर भी कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर देगी। अगर आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि इस टॉपिक में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। खत्म। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।